मॉलिक्यूल्स जो है, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का मतलब है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है वो कंबाइन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और पिगमेंट्स, और फिर जो है ये रिडॉक्स प्रोसेस की वजह से होता हुआ ये ग्लूकोज और ऑक्सीजन एज अ वेस्ट प्रोडक्ट, ये बाय प्रोडक्ट के तौर पे एक्ट करता है, से एनर्जी निकलती है। तो इस रिएक्शन में, इस प्रोसेस में हमारे पास दो जो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस है, दो स्टेप में कंप्लीट होता है। एक को हम लाइट रिएक्शन बोलते हैं, याद रखिएगा, वन इज कॉल्ड लाइट रिएक्शन, और सेकंड वाले को हम नाम देते हैं जी डार्क रिएक्शन। सिंपल दो रिएक्शंस में ये कंप्लीट होती है। सो जो लाइट रिएक्शन है उसको एक्चुअली एक और नाम भी दिया जाता है, इसको एक और नाम भी हम दे सकते हैं लाइट रिएक्शन को। तो बेसिकली इसको हम कहते हैं कि लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन भी बोलते हैं, कि लाइट इस पे डिपेंडेंट होती है, लाइट के विदाउट नहीं हो सकता। ये लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन भी है, और इसको हम लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन भी बोलते हैं, यानी कि इस रिएक्शन को लाइट की जरूरत नहीं होती। सो अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि फोटोसिंथेसिस जो है वो बेसिकली कितने आप कह रहे हैं कि स्टेप्स में होगी या इसके कितने प्रोसेसेस हैं, तो याद रखिएगा इसके आपके पास बेसिकली प्रोसेसेस हैं जी दो, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन, लाइट डिपेंडेंट प्रोसेस और लाइट इंडिपेंडेंट प्रोसेस भी है। आज के टॉपिक में हम कोशिश करेंगे कि लाइट रिएक्शन को कंप्लीट करें। फॉर एग्जांपल जो प्लास्टिक्स हैं, हमने यहाँ पर इसको, ये क्लोरोप्लास्ट है आपके पास, और आपने पढ़ा था क्लोरोप्लास्ट में थैलाकोइड्स मेम्ब्रेन्स पे ये इन्वॉल्व होती हैं। यहाँ पे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स अरेंज होते हैं, और ये थैलाकोइड्स जो मेम्ब्रेन्स हैं इंटरग्रेनम से जो है कनेक्टेड होती हैं। यहाँ पर ये सारा प्रोसेस हो रहा होता है। तो इस प्रोसेस को हमने पढ़ना है, तो हम कहते हैं जी हमारे पास प्लांट्स में, याद रखिएगा ये सारा प्रोसेस जो है, अगर आपसे एमसीक्यूज पूछ लिया जाए कि कहां पर होता है, तो आप कहेंगे कि ये प्रोसेस जो है हमारे पास थैलाकोइड्स मेम्ब्रेन या ग्रेना पे हो रहा होता है, और इसमें आपके पास फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स जो होंगे। फॉर एग्जांपल मैं ये कहता हूं कि ये मेरे पास एक रिएक्शन सेंटर है, ये एक मैंने बनाया रिएक्शन सेंटर, आर जो है ये रिएक्शन सेंटर को शो कर रहा है, और इसमें क्लोरोफिल ए का मॉलिक्यूल मौजूद होता है, और इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है या वेवलेंथ होती है वो 680 नैनोमीटर वाली होती है, ठीक है। और इसमें ये स्ट्रक्चर इस तरह से मौजूद है, ये जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया है ये एक फोटो सिस्टम बनाया है। क्या है बेटे? फोटो सिस्टम, इसको हम PF2 भी बोलते हैं। बेसिकली जो आपके पास फोटो सिस्टम है वो प्लांट्स में लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम है, जो कि दो चीजों से मिलकर बना है, एक है रिएक्शन सेंटर और एक है एंटीना कॉम्प्लेक्स। ये जो ब्लू ब्लैक कलर के मेरे पास नजर आ रहे हैं, इसको हम नाम देते हैं एंटीना कॉम्प्लेक्स। और इस एंटीना कॉम्प्लेक्स में अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए क्या क्या चीजें होती हैं, तो आप लोगों ने बताना है जी इस एंटीना कॉम्प्लेक्स में जो है ना बेसिकली क्लोरोफिल बी कैरोटीनॉइड्स होंगे, मोस्टली क्या होंगे, क्लोरोफिल बी के मॉलिक्यूल होंगे और कैरोटीनॉइड्स मौजूद होंगे। और कैरोटीनॉइड्स में कौन से होंगे जी, आप लोगों ने पढ़ा है कि कैरोटीनॉइड्स में इसमें बेसिकली ज़ैंथोफिल एंड कैरोटीन्स होगी। तो ये हमारे पास फोटो सिस्टम 2 की बात हो रही है। और दूसरी इसमें क्या है हमारे पास,
ये रेड कलर में जो बनाया हुआ है इसको हम रिएक्शन सेंटर बोलते हैं। रिएक्शन सेंटर वो सेंटर है जिसमें रिएक्शन होना होता है। रिएक्शन का मतलब यहां पर ये है कि इसमें बेसिकली इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट एक्सेप्टर क्लोरोफिल ए का मॉलिक्यूल होता है और यहाँ पे फोटोलिसिस होती है। सो लाइट जो है, जब ये लाइट फॉल करती है, याद रखिएगा हमारे पास किसमें लाइट फॉल करेगी, वो हमारे फोटो सिस्टम में। तो ये हम कहते हैं कि ये लाइट है, ये टाइप ऑफ एनर्जी है। ठीक है, हम लाइट को पढ़ते हैं कि ये हमारे पास इसकी जो नेचर होती है ना लाइट, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा हुआ है इसकी जो है डिटेल, वो इतनी डिटेल में नहीं मैं जा रहा इसमें। तो आप लोगों ने पढ़ा है कि वो लाइट के वो लाइट जो है जब ये वेव नेचर में चलती है तो ये ट्रेवल करती है, और जब लाइट किसी मीडियम के साथ स्ट्राइक करती है तो वो एनर्जी रिलीज करती है। तो यहाँ पर जो सिस्टम है आपके पास प्लांट्स में फोटो सिस्टम मौजूद है। क्लस्टर्स ऑफ एंटीना एंड रिएक्शन सेंटर को कलेक्टिवली हम फोटो सिस्टम बोलते हैं, क्योंकि इसमें पिगमेंट्स होते हैं। तो मोस्टली जो पिगमेंट्स हैं वो एंटीना कॉम्प्लेक्स में होंगे और उसके बाद रिएक्शन सेंटर में क्लोरोफिल ए के मॉलिक्यूल होगा। सो लाइट जब स्ट्राइक करती है तो लाइट की जो है वो फोटोन नेचर होने की वजह से फोटोन पार्टिकल्स जो है वो इसको एक्साइट करते हैं क्लोरोफिल को। तो यहाँ पर एक प्रोसेस होता है, प्रोसेस इसको बोलते हैं कि इस प्रोसेस में याद रखिएगा आपके पास वाटर का मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन होगा, और वाटर का मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन होगा तो इसमें से प्रोटॉन आयंस निकलेंगे प्लस ऑक्सीजन निकलेगी, हाफ मॉलिक्यूल ऑक्सीजन, और प्लस जो है वो आपके पास इलेक्ट्रॉन्स जो है इसमें से निकलेंगे। सो ये जो इलेक्ट्रॉन यहां पर निकला है ये एक्चुअली वाटर से निकला है। तो हमारे पास नेल हाइपोथेसिस जिसमें पढ़ा था, आप लोगों ने नेल हाइपोथेसिस के बारे में खुद भी पढ़ा हुआ है और एफएससी में भी पढ़ा है कि वाटर जो इलेक्ट्रॉन निकलता है इसका सोर्स क्या है, क्या ये कार्बन डाइऑक्साइड से निकलता है या वाटर से निकलता है। तो एक्चुअली इसका सोर्स जो है वो वाटर है। तो जब फोटोलिसिस का प्रोसेस होता है और रिएक्शन सेंटर में होगा, याद रखिएगा फोटोलिसिस के प्रोसेस से। जी मोहम्मद अहमद साहब बोले बेटे। सर एंटीना कॉम्प्लेक्स में आपने लिखा क्लोरोफिल बी होता है, कैरोटीनॉइड्स कैरोटीन ज़ैंथोफिल्स वगैरह होते हैं, तो इसमें सर क्लोरोफिल ए भी नहीं होगा? हाँ जी हो सकता है, क्लोरोफिल ए भी हो सकता है। मैंने इसलिए नहीं लिखा कि कंफ्यूज ना हो जाएंगे, लिख लें कि इसमें क्लोरोफिल ए भी होता है। अगर आप चाहते हैं लिखना लिख सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है, सिर्फ डिफरेंशिएट करने के लिए। जी जी मरियम बेटे बोले। जी सर मेरा भी यही क्वेश्चन था। ठीक है सर। ठीक है, तो जब फोटोलिसिस का प्रोसेस हुआ तो ये इलेक्ट्रॉन जो है ये एक्चुअली यहां पर चला जाएगा। ठीक है, और ये जो क्लोरोफिल ए का मॉलिक्यूल है ये खुद ऑक्सीडाइज होगा और दूसरे को रिड्यूस करेगा। जब ये ऑक्सीडाइज होगा तो बेसिकली ये इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेगा और इसके होल को फिल करने के लिए हमारे पास क्या आ जाएगा, इसके होल को फिल करने के लिए हमारे पास इलेक्ट्रॉन आएगा, और वो इलेक्ट्रॉन कहां से आएगा, वो वाटर से आएगा। तो बेसिकली जो अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि अगर प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा है तो जो इलेक्ट्रॉन जो है वो कहां से निकलेगा, वो याद रखिएगा क्लोरोफिल से निकलता है। और क्लोरोफिल के किस पॉइंट से निकलता है, इसके हेड से निकलता है। हेड में से किस में से निकलता है, तो मैग्नीशियम से निकलता है। ठीक है बेटे, ये याद रखना है आप लोगों ने। सो ये प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो है रिएक्शन सेंटर में प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स होते हैं। प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स जो कि क्लोरोफिल से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन को जो है वो रिसीव करते हैं। ठीक है, अब मैं इस रिएक्शन सेंटर को खत्म कर रहा हूं क्योंकि मैंने इसमें डायग्राम बना दी है। अच्छा जी, अब इलेक्ट्रॉन जो है वो क्लोरोफिल ए से निकला है और प्राइमरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट के पास इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर के पास चला गया, और जबकि इसमें जो होल क्रिएट हुआ था उसको कौन फिल कर रहा है, वाटर के मॉलिक्यूल से निकलने वाला क्या, इलेक्ट्रॉन।
सो ये प्राइमरी इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन को रिसीव करता है और इसके साथ प्लास्टोक्यूनिन होती है, उसको ये शिफ्ट कर दिया जाता है। यहां से ये शिफ्ट कर दिया जाता है टुवर्ड्स द साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स। ये एक आयरन कंटेनिंग प्रोटीन होती है साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स, ये याद रखिएगा, ये आप लोगों ने पढ़ना है कि ये क्या है। एक बेसिकली आपके पास एक फोटो जो साइटोक्रोम है, ये बेसिकली क्या है, आयरन कंटेनिंग प्रोटीन है और इसको हम बेसिकली BF6 भी बोलते हैं। ये साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स जो है इसको हम साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं और साइटोक्रोम BF6 या साइटोक्रोम BF6 भी बोलते हैं। अगर आप लोगों की बुक में ये यूज नहीं हुआ तो आप नहीं लगे, सिर्फ साइटोक्रोम का याद रखें, ये एक आयरन कंटेनिंग प्रोटीन है। सो इलेक्ट्रॉन जो था वो बेसिकली प्राइमरी इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर से होता हुआ हाई से लो की तरफ एनर्जी की तरफ मूव कर रहा है। सो साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स वो पॉइंट है जिसमें ये इलेक्ट्रॉन को बेसिकली ट्रेवल भी करवाएगा और ये इस इलेक्ट्रॉन की वजह से साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स जो है वो पंप भी करवाता है हाइड्रोजन को और फिर ये इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी को यहां से यूटिलाइज करवाता हुआ नीचे की तरफ चला जाता है और प्लास्टोसाइनिन से मिलता है। तो यहां पर आ जाएगा आपके पास प्लास्टोसाइनिन। तो यहां पर हमने एक स्ट्रक्चर पढ़ा था कि यहां पर हमारे पास एटीपी की सिंथेसिस होती है, एटीपी सिंथेसिस, इसको हम नाम देते हैं केमियोस्मोसिस। अभी ये प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ, जब तक आप लोग नेक्स्ट टॉपिक नहीं पढ़ेंगे ये अभी टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ। जी बेटे एहसन, जी बेटे। सर एक ना एमसीक्यूज आया था पास्ट पेपर में, वो ये था कि जो फोटोफॉस्फोराइलेशन है वो ये थैलाकॉइड मेम्ब्रेन पे होती है या थैलाकॉइड मेम्ब्रेन्स पे नहीं, ग्रेना पे होगी ये, डेटॉक्सिन डस्ट है इसमें। नहीं सर, एमसीक्यूज ये था कि चलो ग्रेना लगा लो, ग्रेना पे या फिर मैट्रिक्स में, मतलब एटीपी की जो फॉर्मेशन है वो किधर होगी, क्या कहते हैं इसको, स्ट्रोमा में या फिर इधर थैलाकॉइड मेम्ब्रेन पे? याद रखो एटीपी जब भी बनने हैं ना वो इस प्रोसेस पे यानी कि मेम्ब्रेन पे बनने हैं, ठीक है, वो भी मैं बताता हूँ, ठीक है। ये 2020 में क्वेश्चन आया था, ऐसे ही है ना फोटोफॉस्फोराइलेशन का। हाँ जी सर, इस तरह ही है। हाँ जी, ये हमेशा इसकी जो बेस्ट आंसर होगा वो ग्रेना होगा, ये मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ आप लोगों से। और सर अगर क्रिस्टी और मैट्रिक्स में कहे तो फिर भी हम क्रिस्टी लगाएंगे उधर दूसरे वाले में, रेस्पिरेशन में। वो उसमें है ना, वो माइटोकॉन्ड्रिया, तो वो वहां पे क्रिस्टी होगी माइटोकॉन्ड्रिया के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन उधर उन्होंने मैट्रिक्स लगाया हुआ था उसका। नहीं वो अब पता नहीं आपने क्वेश्चन कहां से लिया है। क्रिस्टी जो है F1 पार्टिकल की अगर पोजीशन पूछेगा कि उसकी पोजीशन किस साइड पर होती है फेस, तो वो मैट्रिक्स है। ऐसे तो एटीपी भी मैट्रिक्स में बनती है उसके हेड से, तो वो क्रिस्टी के ऐसे बनती है, टुवर्ड्स द मैट्रिक्स चला जाता है ना वो। अभी मैं पढ़ाता हूं ना, फिर आपको उसका और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ओके सर जी। तो प्लास्टोसाइनिन जो है वो बेसिकली एक कॉपर कंटेनिंग प्रोटीन है और यहाँ पर ये एक और सिस्टम के साथ मिलता है, इसको हम PS1 का नाम देते हैं। इसी तरह ये होगा PS1 भी, यहाँ पर ये थोड़ा सा अबव होता है, इसको हम थोड़ा सा अबव करते हैं, ये इसकी स्टेट जो है वो ज्यादा होती है, हाई होती है। तो यहाँ पे जो रिएक्शन सेंटर है, यहाँ पे हमारे पास क्लोरोफिल मॉलिक्यूल एक या एक से ज्यादा हो सकते हैं और ये 700 नैनोमीटर वाली वेवलेंथ को इनटेक करता है। अच्छा जी, ये जो इलेक्ट्रॉन आपके पास आया था, तो एक्चुअली ये इलेक्ट्रॉन चला जाएगा यहां पर और लाइट जो है इस पे फिर वो फॉल करेगी और रेजोनेंस की वजह से, यानी कि कैरोटीनाइड से होती हुई क्लोरोफिल बी से होती हुई क्लोरोफिल ए के पास जाएगी, तो ये आपके पास आ गया फोटोन। फोटोन जो है, ये जो इलेक्ट्रॉन आया है इसको एक्साइट करवाएगा
और फिर क्लोरोफिल ए का मॉलिक्यूल जो है इसमें होल क्रिएट हो जाएगा और फिलिंग फोटॉन से हो जाएगी। अच्छा जी, यहाँ पर अगर ये प्रोसेस होता है इस तरह से, तो इसी के साथ फिर अरेंज होती है जिसको हम प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर का नाम देते हैं, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। ठीक है जी, ये प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो है ये न्यू आने वाले इलेक्ट्रॉन को, जो कि कहां से आया, एक्चुअली वो यहां से ट्रेवल करता हुआ यहां पर आया, तो इसको इनटेक करता है प्राइमरी इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर। और प्राइमरी इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर इस इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करेगा टुवर्ड्स दी फेराडॉक्सन FD के पास। प्राइमरी इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर जो है इसको फेराडॉक्सन के पास जो है वो शिफ्ट कर देता है। फेराडॉक्सन जो है वो एक्चुअली एक आयरन कंटेनिंग प्रोटीन है। फेराडॉक्सन से ये इलेक्ट्रॉन जो है शिफ्ट होते हैं टुवर्ड्स द एंजाइम और इसको हम NADPH रिडक्टेज का नाम देते हैं। ये एंजाइम जो है ये एक्चुअली क्या करेगा, फॉर एग्जांपल ये जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा था हाई एनर्जी स्टेट से लो एनर्जी स्टेट की तरफ, तो आगे रिडक्टेज एंजाइम मौजूद होगा। ये रिडक्टेज एंजाइम जो है इस इलेक्ट्रॉन को बेसिकली फिक्स करेगा। किस तरह से, ये इस तरह से करेगा जी, NADP प्लस से क्या बनेगा, NADPH2। ठीक है जी, और ये बेसिकली हमारे प्लांट्स में ये बेसिकली क्या कहलाता है, एक एनर्जी रिजर्वायर के तौर पे एक्ट होता है। इसे हम जो है असेमिलेटिंग एनर्जी पावर भी बोलते हैं। ठीक है, ये हमारे पास एनर्जी सेफ हो गई, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है उसमें हो गया। सो यहाँ पर क्या हुआ कि ये जो बेसिकली ऑक्सीडाइज था ये रिड्यूस हो गया, ऑक्सीडाइज से रिड्यूस होगा। ये जो आप लोगों ने स्ट्रक्चर पढ़ा है इसको हम जी स्कीम बोलते हैं, और ये सारा फंक्शन जो है थैलेकॉइड मेम्ब्रेन्स को अगर इकट्ठा कर लिया जाए ग्रेना, या हम कह सकते हैं थैलेकॉइड मेम्ब्रेन्स पे हो रहा है। सो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स जो है वो थैलेकॉइड मेम्ब्रेन्स पे लोकेटेड होते हैं। आप लोगों ने पढ़ा कल क्लोरोफिल के बारे में। इस चीज को हम दूसरा नाम देते हैं नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। क्या नाम देते हैं, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। फोटो का मतलब है लाइट की मदद से एटीपी जनरेट करना। तो देखिए पहले इसमें एटीपी जनरेट हुई है ना, इसको हम बोलते हैं फोटोफॉस्फोराइलेशन। जी बेटे बोले। Yeah, so my question is that isn't it the NADP, it produces a water molecule, is that true? And then it replaces the water molecule, it replaces for the electrons which have been lost in BH2. So first of all, you have to memorize this one. The electron which is received by chlorophyll photosystem 2 is received from water molecule. Water first hydrolyze and release the electron. This electron basically shifted to chlorophyll A, because when light is fall on this system, due to the light this chlorophyll molecule firstly oxidize and release the electron. This electron is captured by primary electron transport chain, primary electron acceptors. Then a hole is created in the chlorophyll A molecule. This hole or deficiency of the electron is filled by, or deficiency is filled by the electron from this water molecule, and this electron is shifted from high energy state to low energy state. At this time, at this point of the cycle, the cytochrome complex basically move this electron
from high concentration to low concentration, and also this moving electron provide energy which basically pumps this proton ions to produce ATP synthesis. Right. synthesis. Yeah. That process is called chemiosmosis. Okay. Yes. So when this at this stage, when electron is very low state, when this electron reach at the bottom of the photosystem, so they are basically weak. They do not have enough energy to excite this chlorophyll molecule. So photon or light basically strike this molecule, and this molecule release electron, and this molecule have deficiency of electron. This whole deficiency is filled by this electron, and electron again energized, and from high concentration to low concentration they will meet with the NADP reductase. This reductase reduce this NADH to NADH-PH2. Okay. That is the reducing power. All right. Thank you so much. But my question was that a water molecule is produced, right, at the end, or no? Where is water molecule will produce? Here or here? At the end. At the end, no, there is no water molecule production. Okay. All right. So the electrons you drew at the end, those are the ones which replace the lost ones in PS2, right? Yes. Okay, thank you. जी अहमद. जी बेटे. सर यहाँ पे आपने एसिमिलेटरी पावर कहा है, किसको कहा है आपने एसिमिलेटरी पावर? एसिमिलेटरी पावर होती क्या है? सर आपने शायद NADPH को कहा है एसिमिलेटरी पावर. देखिए एटीपी एसिमिलेटरी पावर थी और ये रिडक्शन पावर है ना. ये सर ये रिड्यूसिंग ठीक हो ये गया. आगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर ये रिडक्शन, यहाँ पे रिडक्शन होती है, रिडक्टरी पावर है. रिड्यूसिंग. और यहाँ पर हम एसिमिलेट हो गया ना यहाँ पर. ठीक हो गया सर. जी जी आमना दे दो. सर हमारी बुक पे लिखा हुआ है कि दिस एटीपी सिंथेसिस इज कॉल्ड फोटोफॉस्फोराइलेशन. ये नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन लिखा हुआ है, लेकिन सर जो कीमोस्मोसिस है ये भी एटीपी की प्रोडक्शन है ना, तो इस चीज में मैं कंफ्यूज हूं कि जब एटीपी वो भी एक स्केच बना दूंगा, आपको पता चल जाएगा वो क्या है. मैं समझ गया, वो मैंने अभी बताना है उसमें. ठीक है. सो सम टाइम होता ये है कि आपके पास बेटे, अब मैं बाकी क्वेश्चन बाद में लेता हूं, कि सम टाइम जब एटीपी की कंसंट्रेशन या एनएडीपीएच की कंसंट्रेशन जो है वो फॉर एग्जांपल जब एटीपी की कंसंट्रेशन डिस्टर्ब होती है तो इलेक्ट्रॉन जो है वो इस पाथवे को एक्सेप्ट नहीं करते और एक और रास्ते पे चल पड़ते हैं. इसको हम बोलते हैं बेसिकली कि FAD जो है, FD जो है वो NADP रिडक्टेज को इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड नहीं करता, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो है वो शिफ्ट कर जाते हैं टुवर्ड्स दी साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स की तरफ. सो ये जो आपके पास इलेक्ट्रॉन है ये साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स की तरफ मूव करते जाते हैं. इससे क्या होता है कि एटीपी की कंसंट्रेशन जब लो होती है और NADPH की कंसंट्रेशन जब हाई होती है तब ये परफॉर्मेंस की जाती है, और इसको हम नाम देते हैं साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन, या हम कहते हैं कि ये साइक्लिक स्टेप है, साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन. ठीक है बेटे. सो ये आप लोगों के पास स्टेप्स है. अब इसके एमसीक्यूज कैसे आ सकते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, और इसमें से बड़े एमसीक्यूज आते हैं. आई होप सो कि आप लोगों ने बेसिक कंसेप्ट इसको मेमोराइज किया होगा. तो हम इसके एक्चुअली स्टेप्स की तरफ मूव करते हैं, व्हिच इज अबाउट दी आपके पास दो तरह की जो है वो फॉस्फोराइलेशन है. वन इज कॉल्ड साइक्लिक एंड अदर इज कॉल्ड नॉन साइक्लिक. सो हम यहाँ पे लिख लेंगे, एक हमारे पास है बेटे नॉन
साइक्लिक, और दूसरी हमारे पास है बेटे साइक्लिक। याद रखिएगा साइक्लिक और नॉन साइक्लिक का डिफरेंस जो है वो आप लोगों को आना चाहिए। सबसे पहले हमारे पास यहां पर फीचर आएगा कि किन किन बेस पे इनको हम डिफरेंस दे सकते हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है और इसमें से बहुत से आपसे के एमसीक्यूज जो है वो सॉल्व होंगे। सबसे पहले हमारे पास यहां पर आ जाते हैं फीचर्स। फीचर्स फर्स्ट फीचर है हमारे पास कि इसमें हम ये जो नाम दे रहे हैं कि साइक्लिक है नॉन साइक्लिक है, इसकी डेफिनेशन क्या होगी और उसके नेम क्या होंगे। अगर हम देखें तो इसमें हमारे पास सबसे पहले जो है ये पाथवे या फोटो सिस्टम कौन सा होगा, पीएस फोटो सिस्टम इस पे कौन सा होगा। नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन या नॉन साइक्लिक में फोटो सिस्टम कौन सा एग्जिस्ट करता है, ये है आपके पास नॉन साइक्लिक। आप लोग पढ़ते हैं कि इसमें आपके पास दो तरह के सिस्टम होते हैं, एक को हम बोलते हैं PS2 एंड PS1, दोनों में यूज होता है, जबकि साइक्लिक में जो है वो हमारे पास PS1 ओनली यूज होगा। ठीक है जी। इसमें आपके पास क्लोरोफिल्स की जो वेवलेंथ है वो कौन सी इसमें इन्वॉल्व होती है। आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स क्लोरोफिल्स की जो है वो कौन से यूज होंगे, हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि कौन सी वेवलेंथ यूज करता है क्लोरोफिल ए। हमने पढ़ा था कि इसमें हमारे पास P680 एंड P700 नैनोमीटर वाले हमारे पास क्लोरोफिल जो है लाइट अब्सॉर्ब करता है, और इसमें हमारे पास ओनली जो है वो P700 वाली जो है इन्वॉल्व होती है। ठीक है। नंबर 3 पे हम ये पढ़ेंगे कि इसमें फोटो सिस्टम तो पढ़ लिए, इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रोसेस इलेक्ट्रॉन कह रहा हूं कि इसमें इन्वॉल्वमेंट पाथवे क्या होगा, पाथवे या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो है वो क्या होगी। इसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो है वो लॉन्ग होती है और इसमें पाथ जो है ये शॉर्ट होती है। ये डायग्राम में भी आपने देखा था। फिर जी नेक्स्ट इसमें आएगा आपके पास अकरेंस, कब होगा ये प्रोसेस कब होते हैं। नॉन साइक्लिक जो है बेसिकली ये नॉर्मल प्रोसेस है, नॉर्मली प्लांट्स में ये चल रहा होता है, तो हम कहेंगे बेटे ये नॉर्मल प्रोसेस है। और साइक्लिक कब होगा, साइक्लिक जब होगा जब एटीपी लेस हो, एटीपी आपके पास लेस हो और NADPH की कंसंट्रेशन आपके पास ज्यादा हो। ये इसकी कंसंट्रेशन अगर लो हो जाए और इसकी कंसंट्रेशन हाई हो जाए तो तब ये साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन की तरफ जाते हैं। जी बोले बेटे जरा जल्दी करें। सर ये जो एटीपी आपने कहा प्रोड्यूस होती है, जब नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होती है तो बुक में जो डायग्राम है उधर एरो बनाया हुआ है उन्होंने, प्लास्टोक्विनोन फिर साइटोक्रोम फिर प्लास्टोसाइन, इन सब के दौरान एटीपी डायग्राम के अकॉर्डिंग शो होती है, लेकिन साइक्लिक में सिर्फ साइटोक्रोम से प्लास्टोसाइन में जाते वक्त। लेकिन अगर हम असल में अगर नॉन साइक्लिक भी है ना, फॉर एग्जांपल नॉन साइक्लिक है तो आप कह रहे हैं कि वो
डायग्राम इस तरह दी हुई है कि प्लास्टोक्यूनिन से साइटोक्रोम से प्लास्टोसाइनिन के दरमियान एटीपी बन रही, नहीं, एटीपी हमेशा चाहे वो साइक्लिक है चाहे वो नॉन साइक्लिक है, वो हमेशा जो है वो साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स के थ्रू ही होगा प्रोसेस। सर लेकिन असल में तो ये साइटोक्रोम में ही बन रही होती है ना, मतलब साइटोक्रोम एफ से साइटोक्रोम डी में जाते वक्त, तो फिर हम इसमें प्लास्टोसाइनिन को भी क्यों ऐड करते हैं? एक प्लास्टोसाइनिन ऐड कब कब किया मैंने? कोई भी ऐड नहीं तब किया। पिछले साल एमसीक्यूज आया था, उसमें उन्होंने इसका जवाब लगाया हुआ था। वो मैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के पॉइंट ऑफ व्यू से वो भी करवाता हूं आप लोगों को अभी ना। ओके सर। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डोनर कौन सा होगा इसमें? कि इलेक्ट्रॉन डोनर कौन प्रोवाइड? नॉन साइक्लिक में इलेक्ट्रॉन डोनर जो है वो याद रखिएगा हमारे पास वाटर होता है, फर्स्ट डोनर जो होता है, ठीक है। यहां पर हमारे पास वाटर के मॉलिक्यूल आ जाएगा कि वाटर फोटोलिसिस का प्रोसेस करता है, और साइक्लिक में हमारे पास कौन होगा जी? वो बेसिकली PS2 में, PS1 में P700 जो है वो हमारे पास इसको प्रोवाइड करता है इलेक्ट्रॉन। फिर फोटोलिसिस का प्रोसेस होगा जी, किस किस में होगा या नहीं हो सकता? फोटोलाइसिस जो है, फोटोलिसिस का प्रोसेस जो है ये नॉन साइक्लिक करते हैं और ये नहीं करते, इस पे फोटोलाइसिस का प्रोसेस नहीं होगा। फिर जी है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो यूज्ड होगा या नहीं, इलेक्ट्रॉन रीयूज्ड, इलेक्ट्रॉन रीयूज्ड। सो हमने पढ़ा है कि इसमें इलेक्ट्रॉन रीयूज नहीं हो सकता, एक दफा इलेक्ट्रॉन निकलेगा वाटर से और फोटो सिस्टम 1 तक जाएगा, जबकि इसमें इलेक्ट्रॉन रीयूज होता रहेगा, इसी वजह से इसको हम साइक्लिक भी बोलते हैं। ठीक है जी। फिर आपके पास है कि इसकी प्रोडक्ट क्या बनेगी, नेट प्रोडक्ट क्या होगी जी? नेट प्रोडक्ट जी, तो इसकी बेसिकली नेट प्रोडक्ट होगी आपके पास बेटे एटीपी, NADPH2 प्लस ऑक्सीजन, ठीक है जी। और साइक्लिक की हमारे पास जो नेट प्रोडक्शन होगी क्या होगी जी? वो बेसिकली होगी एटीपी ओनली, इसमें सिर्फ एटीपी बनती है। नेक्स्ट इसमें अगर देखें तो हमारे पास एक और आ जाएगा कि ऑक्सीजन इसमें रिलीज होगी या नहीं, ऑक्सीजन रिलीज। सो इस साइक्लिक नॉन साइक्लिक में तो होगी, लेकिन इसमें ये प्रोसेस नहीं होगा, इसमें कोई ऑक्सीजन रिलीज नहीं होती। लास्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर किसमें क्या होगा? लास्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन सा होगा जी? नॉन साइक्लिक में बेसिकली जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स हैं जो लास्ट है वो बेसिकली NADP प्लस होगा, NADP। और जो साइक्लिक में है इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो है वो आपके पास P700 होता है, यानी कि फोटो सिस्टम 1। इसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन क्या है? फॉर एग्जांपल मैं यहां लिखता हूं जी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, तो ये साइक्लिक में भी होती है और नॉन साइक्लिक में भी होती है, याद रखिएगा, साइक्लिक में भी होगी और नॉन साइक्लिक में भी होगी। इसको मैं एडजस्ट कर देता हूं। जी, तो दोनों की इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन समझनी है। सो आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि हमारे पास पैसेज ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो कहां से कहां तक मूव करते हैं,
ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसका एमसीक्यूज जो है वो आपसे पूछा जा सकता है कि इन दोनों की इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के बारे में बताएं कि इसमें क्या होगा। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि आप लोगों ने पढ़ा था कि PS2, याद करें, PS2 से आपके पास प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर आ जाएगा, इसके बाद आपके पास प्लास्टोक्यूनिन आ जाएगी, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स आ जाएगा, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स के बाद प्लास्टो साइनिन आ जाएगी, प्लास्टोसाइनिन के बाद PS आपके पास 1 आ जाएगा और फिर आपके पास FD आ जाएगी। सो लॉन्गेस्ट जो है वो याद रखिएगा किसकी होगी आपके पास, बेसिकली इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन वो आपकी नॉन साइक्लिक की हुई है, FD से NADP+। ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है किसकी, जो कि आपने नॉन साइक्लिक की पढ़ी। साइक्लिक की क्या होगी जी, साइक्लिक की बेसिकली हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती है वो हमारे पास शुरू होगी जी PS1, फिर ये FD, फिर ये मूव करेगा साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स और बात खत्म। तो ये जो आप लोगों ने पढ़ी है ये शॉर्ट होती है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और ये लॉन्ग होती है। जी जी बेटे अहमद बोले। अहमद बोले बेटे। सर ये जो पॉइंट लिखा है आपने, इलेक्ट्रॉन्स जो डोनेट करते हैं नॉन साइक्लिक के केस में, ये वाटर मॉलिक्यूल्स की फोटोलाइसिस में इलेक्ट्रॉन मतलब डोनेट होते हैं, और ये सर साइक्लिक में आपने क्या बात लिखी है, ये नहीं समझ लगी, P700 वाली फोटो सिस्टम वाली। देखिए मेरी बात सुनो, इलेक्ट्रॉन डोनर कौन होता है, वाटर, ये सर नॉन साइक्लिक में। यहां पर कौन होता है, P700। कैसे होगा, अगर ये तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन तो आप लोगों को समझ आएगी है ना। ये देखिए मैं आपको बताता हूं, मैंने किसके लिए ये सिस्टम डोनर को होगा P700? बेटे ये देखिए ना, ये देखिए आपके पास फोटो सिस्टम 2 है, ये PS2, इसको जरा समझ लें, और ये आपके पास है फोटो सिस्टम PS1, ठीक है। ये आपके पास क्लोरोफिल मॉलिक्यूल है, इसको हम कह देते हैं ये 680 है, और ये इसको बोलते हैं 700। शॉर्ट बना रहा हूं बट समझते जाइए के बात को। सो इलेक्ट्रॉन आए और ये आपके पास प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होता है प्लास्टोक्यूनिन के पास, प्लास्टोक्यूनिन से साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स से होता हुआ प्लास्टोसाइनिन के पास। अब ये जो इलेक्ट्रॉन की मूविंग है ये यहां से मूव हो रहा है यहां पर, ठीक है, यहां से मूव हो रहा है यहां पर। सो इस दौरान ये जो साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स है ना, इससे एटीपी का इन्वॉल्वमेंट होती है, प्लास्टोक्यूनिन से या साइन से नहीं होगी। अब ये इलेक्ट्रॉन जो है वो यहां पर मौजूद है, ठीक है। उस दौरान प्लांट्स पे जो फोटो सिस्टम 2-1 होता है, इस पे फोटोन स्ट्राइक करता है, और फोटोन जो है इस क्लोरोफिल मॉलिक्यूल को जब ऑक्सीडाइज कर देता है ना, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है। जब ये अपना इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो होल क्रिएट हो जाता है, इलेक्ट्रॉन लूज हो गया, ये होल आ गया, ये इलेक्ट्रॉन प्राइमरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट के पास चला जाता है, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन के पास, एक्सेप्टर के पास। सो ये आपके पास इलेक्ट्रॉन यहां पर आ गया। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये तो जाकर अगर इसे इलेक्ट्रॉन रिलीज किया था, ये इलेक्ट्रॉन तो इसमें बैठ गया, इसका इलेक्ट्रॉन पहले निकलेगा ना। जब 700 क्लोरोफिल ए वाले का निकलेगा तो ये ऊपर की तरफ चल जाएगा। अच्छा जी, आगे है FD, फेरेडॉक्सिन, और फेरेडॉक्सिन किसको देता है, साइटोक्रोम को, तो ये मूव करता रहता है इसी के अंदर। आप समझ आइए बात।
जी सर मेरा एक और क्वेश्चन है जी सर। जल्दी एटीपी सिंथेसिस कब होती है? जब इलेक्ट्रॉन प्लास्टो कविनोन से कभी साइटोक्रोम नोन नहीं है, प्लास्टोक्योनेन है। जो भी है सर, जो भी है प्लास्टो कविनोन सर, प्लास्टो कविनोन से मतलब साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स में और नहीं, मूव करते हैं, या फिर साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स से प्लास्टो सायानिन में मूव करते हैं? हाँ जी, तब ये भी मैं बताता हूँ। ये भी एक बच्चे का एक क्वेश्चन था, मैं बना के दिखा देता हूँ अभी आपको। क्लियर हो गया, यही क्वेश्चन मैंने बताने लगा हूँ आगे भी। जी आमना दीदार बेटे जल्दी से एक्सप्लेन करें। सर आपने जो लास्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर का है कि फोटो सिस्टम 1 होगा, सर फोटो सिस्टम 1 तो ऑलरेडी जो वाटर के इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करके फुल होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स तो जब नॉन साइक्लिक होता है तब ये NADP प्लस के पास जाते हैं। जब तो बात इस आती केस है में किसके नो पास इलेक्ट्रॉन जाते हैं? साइक्लिक से इलेक्ट्रॉन यहां पर आया साइटोक्रोम के पास, ठीक है, यहां से ये फिक्स होता जाएगा। इलेक्ट्रॉन स्टार्ट कहां से हुआ इलेक्ट्रॉन, पहले ये देखें। क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल से हुआ है। यहां पर क्या है, फेरेडॉक्सिन के पास आया, साइटोक्रोम के पास आया, ठीक है, और यहीं से फिर नीचे की तरफ यहां पर आएगा। तो साइक्लिक में इलेक्ट्रॉन जो है रिसाइकल होते रहते हैं। ओके सर। P700 से निकलते हैं, फिर P700 के पास जाते हैं। ओके सर। आई होप यू गॉट द पॉइंट। ठीक है बेटे। जी मुनीब कयूम, जी बेटे जी। यस सर, हम लोग क्या साइक्लिक की एक और वजह ये कह सकते हैं कि वाटर शॉर्टेज की वजह से साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन हो सकती नहीं, है? वाटर शॉर्टेज की वजह से नहीं, एनर्जी शॉर्टेज की वजह से होता है। मे भी हो, लेकिन मैंने आज तक एनर्जी की बेसिस पे पढ़ा है। ठीक है, थैंक यू। जी अलीना गफूर। जी सर, मैंने ये पूछना था कि जैसे आपने साइक्लिक में बताया कि PS1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, उसी तरह आपने पहले जब लेक्चर आपने स्टार्ट किया था तब आपने बताया था कि जो लाइट है वो PS2 के ऊपर पड़ती है तो इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर निकल जाता है, और वाटर जो है वो इलेक्ट्रॉन को होल को फिल करता है जो वाटर से इलेक्ट्रॉन निकलता है। तो इधर नॉन साइक्लिक में भी PS2 से आ रहा होता है ना, वो PS2 से है ना, वो जी PS2 से आ रहा होगा ना। तो एक्चुअली नॉन साइक्लिक में जो इलेक्ट्रॉन है वो निकलता PS2 से PS1 की तरफ आता है, जबकि जी साइक्लिक में क्लोरोफिल ए जो है वो अपना इलेक्ट्रॉन खुद एक्साइट करवा देती है विद द हेल्प ऑफ लाइट, और वही इलेक्ट्रॉन दोबारा इसके पास रखता है। इसी वजह से तो कहते हैं साइक्लिक यहाँ पे जो है वो इलेक्ट्रॉन का रीयूज हो रहा है। देखिए इलेक्ट्रॉन का रीयूज मैंने नहीं लिखा है यहाँ पर सर, लिखा है, मैं इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की बात कर रही हूँ कि वहां पे PS2 आना चाहिए था, नहीं वाटर की जगह इलेक्ट्रॉन डोनर वाले ऑप्शन में। इलेक्ट्रॉन डोनर यहाँ पर कहाँ लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉन डोनर, यहाँ पर PS2 मतलब के देखिए PS2 का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन अगर वाटर फोटोलिसिस नहीं होती और क्लोरोफिल अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, मान लिया क्लोरोफिल अगर आप कहते हैं सर यहाँ पे 2 लिख दें PS2 में, आपकी बात समझ गया होंगे सर, यहाँ पर मोस्ट और प्रॉपर्ली आपको PS2 लिखना चाहिए था, यही बात कह रहे हो ना आप? हाँ जी बेटे नहीं, क्लोरोफिल जो है जब लाइट को एब्जॉर्ब करता है ना, जब लाइट को एब्जॉर्ब करता है तो उसके इलेक्ट्रॉन जो है एक्साइट हो जाते हैं, तो खुद वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, दूसरे को वो रिड्यूस कर देता है, ठीक है। जी वो जो ऑक्सीडाइज मॉलिक्यूल है ना क्लोरोफिल का, वो उसके पास बहुत ज्यादा सलाहियत होती है, कैपेसिटी होती है कि वो आने वाले इलेक्ट्रॉन को कहीं से करे। अगर वो इलेक्ट्रॉन रिसीव नहीं करेगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, वो उसकी स्टेबिलिटी नहीं रहेगी, ठीक है जी और ये क्लोरोफिल मॉलिक्यूल में जो इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है ये एक्चुअली मैग्नीशियम से होता है, तो मैग्नीशियम नहीं होगा तो पोर पाई रिंग जो है, पायरोल रिंग जो है वो तो डिस्टर्ब हो जाएगा, हेड डिस्टर्ब हो जाएगा ना, हाँ इस जी वजह से। जी अच्छा बेटे, कुछ एक बच्चे ने क्वेश्चन किया था कि सर ये किस तरह से होगा, सो इसको मैं यहाँ पर ये टेबल मेरे ख्याल से मैं अच्छा सुमैया तंदील जी बेटे जल्दी बोलें। सर जो 4th पॉइंट है सर, यहाँ पे NADPH आएगा या NADPH2 आएगा? अकरेंस में यस सर। NADPH2 आएगा सर बुक में NADPH लिखा हुआ है। वो ओए इल्ला माशाअल्लाह, मेरी बात याद रख लें, NADPH
H भी लिख सकते हैं इसको, NADPH2 भी लिख सकते हैं इसको, और मोस्ट अप्रोप्रिएटली इसको इस तरह से एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, ये तीनों ही फॉर्म लगाते हैं हम, ये तीनों फॉर्म्स को हम यूज करते हैं, ये याद रखिएगा, ये तीनों फॉर्म्स। और सर जो लास्ट पॉइंट है सर फोटो सिस्टम 700 में जी सर, जी। इसमें जो ये सर लास्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर में लिखा हुआ है साइक्लिक के, सर अगर ये है तो फिर जो शॉर्ट साइकिल है सर, फिर ये इसके बाद भी चलना चाहिए ना, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स के बाद प्लाइस। हाँ जी, वो उस पे भी चलता है, लेकिन प्लास्टोक्यूवेनिन और फिर हाँ, प्लास्टो साइटोक्रोम से प्लास्टोसायनिन की तरफ, ठीक है, क्यूनीन की तरफ नहीं जाएगा, क्यूनीन तो भी क्यूनीन है ना, उसकी तरफ नहीं जाएगा। असल में ये प्रोसेस जो है ना, ये लेकिन कैसे होगा लास्ट एक्सेप्टर तो कॉम्प्लेक्स नहीं होगा, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स नहीं, वो कॉम्प्लेक्स में जाके उसने क्या करना है, उसने तो आगे नीचे की तरफ जाना है ना, वो हाई एनर्जी से लो एनर्जी की तरफ नहीं जाएगा क्या, कि वहीं सर, लेकिन एटीपी तो वही नहीं बन रही, मेम्ब्रेन वहां से मैं बन रही बताता है, हूँ एटीपी कैसे बन रही है, वो मैं बताता हूँ। वही असल में ये यही कांसेप्ट जो है ना बच्चों को डिस्टर्ब करता है। देखें, ये कांसेप्ट, यही कांसेप्ट बच्चों को डिस्टर्ब करता है, और इसी को मैं ड्रॉ करने लगा हूं आपके पास। आप लोगों ने पढ़ा है कि फॉस्फोलिपिड बाइलेयर होती है, लाइक दिस वन, ये स्ट्रक्चर पढ़ा है ना आप लोगों ने। ये थैलाकॉइड मेम्ब्रेन्स को मैंने ओपन किया है, इसको ओपन किया बेटे, थैलाकॉइड मेम्ब्रेन्स को मैंने ओपन किया है ताकि मैं देख सकूं कि इसमें क्या क्या चीजें हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं ये कहता हूं कि मेरे पास जो है, थोड़ा सा मैं इसमें कहता हूं कि बेटे सर हमारे पास जो है ना ये थैलाकॉइड्स मेम्ब्रेन्स है, और थैलाकॉइड मेम्ब्रेन्स के अंदर जो है वो ल्यूमेन है। ये थैलाकॉइड मेम्ब्रेन्स है और ये इसकी ल्यूमेन है, इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस भी इसको बोलते हैं, ल्यूमेन। जब हम इस थैलाकॉइड मेम्ब्रेन्स को ओपन करते हैं ना, ये ओपन कर दिया हमने इसको, तो ये फॉस्फोलिपिड बाइलेयर की लेयर होगी, बिल्कुल आप लोगों ने इसको पढ़ा हुआ है। सो इसकी ये जो है, ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो होगा, ये वाला स्ट्रक्चर, ये आउटर वाला, इसको हम नाम देंगे थैलाकॉइड स्पेस, या हम इसको नाम दे देते हैं ल्यूमेन भी बोल देते हैं। ये हमारे पास है ल्यूमेन, थैलाकॉइड ल्यूमेन, और ये स्पेस ये वाली है, इसको हम स्ट्रोमा बोल देते हैं। अब ये समझते हैं, ये स्ट्रोमा हो गया, और क्या हो गया आपके पास, थैलाकॉइड्स मेम्ब्रेन्स आ गई, ठीक है, ल्यूमेन भी आ गई और ये भी आ गई। अब इनको हम फिल कर लेते हैं, हम कहते हैं कि ये फॉस्फोलिपिड बाइलेयर्स है, बिल्कुल है, इसमें कोई शक नहीं है। तो ये सारा प्रोसेस जो है थैलाकॉइड मेम्ब्रेन्स पे हो रहा होता है। अब जरा ये गौर से देखिएगा इस चीज को, ये एलैबोरेट कर रहा हूं मैं। इसमें आप लोगों के पास फोटो सिस्टम 2 अटैच है, ये मैंने कह दिया बेटे आप लोगों के पास फोटो सिस्टम 2 अटैच है। ये हमारे पास PS2 है, फोटो सिस्टम 2। इस फोटो सिस्टम 2 में क्लोरोफिल का मॉलिक्यूल होता है, बिल्कुल होता है, आप लोगों ने पढ़ा है। इस में आप लोगों ने पढ़ा है कि आप लोगों के पास बेसिकली क्या मौजूद होगी, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर्स मौजूद होंगे, ठीक है जी। सो हम कहते हैं कि जब लाइट फॉल करती है ना, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं ये लाइट है, लाइट में फोटॉन्स मौजूद है, फोटॉन्स होते हैं ना, फोटॉन्स और एनर्जी पैकेट्स। सो जब ये स्ट्राइक करते हैं तो यहां पर फोटोलिसिस का प्रोसेस होता है। किसका प्रोसेस होता है बेटे? फोटोलिसिस का। वाटर मॉलिक्यूल जो है वो ब्रेक होगा, ब्रेक होगा तो हमारे पास क्या बनेगा, हमारे पास बनेगा फॉर एग्जांपल प्रोटॉन आयंस बनेंगे, प्लस हाफ मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन बनेगी, प्लस इसमें हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स बनेंगे, ठीक है।
ये इलेक्ट्रॉन जो है ये रिसीव होंगे इस सिस्टम को, फोटो सिस्टम 2 को, जिसमें हमारे पास क्लोरोफिल मॉलिक्यूल पड़ा है। अब मैं इससे भी इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग बता रहा हूं। इलेक्ट्रॉन आएंगे क्लोरोफिल ए के पास, क्योंकि वो अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर चुका होगा रिएक्शन सेंटर में, ये इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन प्राइमरी इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर से होता हुआ मूव करेगा और आगे चलेगा। फॉर एग्जांपल मैं ये यहां पर पहला स्टेप बना रहा हूं कि आपके पास फर्स्टली यहां पर मौजूद है प्लास्टोक्यूनीन। ये क्या है बेटे आपके पास? प्लास्टोक्यूनीन, जो इस इलेक्ट्रॉन को क्या करेगी? रिसीव करेगी, ठीक है। और प्लास्टोक्यूनीन से आगे आपके पास आएगा साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स। ये क्या है? साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स। इसका बात याद रखना है, ये है आपके पास साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स, ये भूलना नहीं है आप लोगों ने। साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स जो है वो क्या करेगा कि अब प्रोटॉन यहां पर मौजूद थे ल्यूमेन में, क्योंकि यहां पर क्या हुई थी? फोटोलिसिस हुई थी। सो जब इलेक्ट्रॉन इसमें यहां से यहां की तरफ मूव करता है ना, ये यहां पर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन है। सो इलेक्ट्रॉन, मूविंग इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड सम काइंड ऑफ एनर्जी। इसको हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इस मूविंग इलेक्ट्रॉन की वजह से ये साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स जो है वो इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को लेता हुआ प्रोटॉन को, हाइड्रोजन आयन जो है वो जो कि यहां पर मौजूद है, इनको कहां पे भेजता है? ल्यूमेन की तरफ भेजता है। कहां से? स्ट्रोमा से ल्यूमेन की तरफ जाते हैं, ठीक है। अब यहां पर कंसंट्रेशन जो है वो आपके पास याद रखिएगा लो है, लो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोटॉन आयन है। यहां पर कंसंट्रेशन जो है ल्यूमेन में, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोटॉन आयन ज्यादा होती है। इसकी रीजन क्या है कि यहाँ पे फोटोलिसिस का प्रोसेस हमारे पास हो रहा है। तो जब फोटोलिसिस का प्रोसेस होगा, ये सारा प्रोसेस हो रहा होगा, सो ये इलेक्ट्रॉन की एनर्जी की वजह से ये पंप के तौर पे एक्ट करता है। ये साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स जो है, हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स जो है, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स, ये दो काम कर रहा है। एक तो इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करवा रहा है टुवर्ड्स दी प्लास्टोसाइनिन। ये आपके पास प्लास्टोसाइनिन आ गई है, ये ले प्लास्टोसाइनिन आ गई, ठीक है। और साथ में क्या कर रहा है? इस मूविंग इलेक्ट्रॉन की वजह से ईएमपी जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होती है, इसकी वजह से ये इस प्रोटॉन आयंस को स्ट्रोमा से ल्यूमेन की तरफ शिफ्ट कर रहा है, जिससे इलेक्ट्रो ग्रेडियंट जो है, इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट ऑफ द ल्यूमेन जो है वो इंक्रीज कर देता है, एसिडिक हो जाता है। बात समझ आ गई? अब ये इलेक्ट्रॉन जो है आगे की तरफ चलेगा और आपके पास आगे अटैच होगा नेक्स्ट सिस्टम दैट इज कॉल्ड PS1। ये इस इलेक्ट्रॉन को रिसीव करेगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन एनर्जाइज नहीं है और अपने इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर चुका होता है। वहां से जो इलेक्ट्रॉन निकलता है वो किसके पास आ जाता है? वो आपने पढ़ा हुआ है कि वो आगे जाएगा फेरेडॉक्सिन के पास। फॉर एग्जांपल अगेन मेम्ब्रेन इसी तरह चल रही है, ठीक है। अब फेरेडॉक्सिन जो है वो यहां पर आपके पास, ये फेरेडॉक्सिन है, FD पड़ी हुई है फेरेडॉक्सिन। वो इस इलेक्ट्रॉन को रिसीव करेगी, रिसीव कर लिया इसने इलेक्ट्रॉन को और आगे की तरफ भेजेगी, ठीक है। अब यहां पर अटैच है आपके पास एक एंजाइम, एक एंजाइम है रिडक्टेज। यहां पे रिडक्टेज मौजूद होता है। क्या मौजूद होता है बेटे? रिडक्टेज, जिसको हम NADP+ बोलते हैं, ठीक है जी। तो ये इलेक्ट्रॉन जो है, ये एक्चुअली इलेक्ट्रॉन इसके साथ मिक्स होता है तो क्या बनाएगा यहाँ पर? एक्चुअली ये बना देगा NAD से NADPH या NADPH2 या NADPH+। तो सर आपने तो कहीं पर भी अभी इलेक्ट्रॉन वो नहीं बताया कि वो कहां पर बनी है, ATP कहां पर बना। आपने NADPH दिखा दिया, हमें तो ATP नजर आने चाहिए थे। जाहिर बात है आपका क्वेश्चन वैलिड है,
देखें, ये फास्फोलिपिड बाइलेयर है, ये फास्फोलिपिड बाइलेयर है। रिकॉल योर मेमोरी, हम लोगों ने एक स्ट्रक्चर पढ़ा था कि हम पढ़ते थे कि हमारे पास एक ये स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को हम क्या पढ़ते थे, याद करें। इस स्ट्रक्चर को हम पढ़ते थे एटीपी सिंथेज। क्या है बेटे? एटीपी सिंथेज। ठीक है जी। सो ये जो इलेक्ट्रोग्रेडियंट यहां पर इंक्रीज हुआ था पॉजिटिव आयंस का, इसको किसने हेल्प किया था इंक्रीज करने में? इसको प्रोटॉन पंप ने कहा था कि आप इसको बढ़ा दें। सो ये जो आयंस हैं ये इस चैनल से पास करेंगे, प्रोटॉन्स आयंस, फ्रॉम ल्यूमेन्स टू स्ट्रोमा। जैसे ही स्ट्रोमा से पास करेंगे, मैं इसको रेज कर रहा हूं ताकि मैं इसको बाद में आप लोग यहां पे बना दूंगा कि ये एक्चुअली यहां पर ये है कि NADP प्लस से आपके पास NADPH2 बना। ठीक है, अब मुझे बताएं कि जब ये आपके पास यहां से प्रोटॉन आयन जो है वो पास कर रहा है तो एक्चुअली ये ऑस्मोसिस हो गई है। ठीक है, क्या है? ऑस्मोसिस हो गई है। अच्छा, यहां से इसको हम केमी ऑस्मोसिस बोलेंगे क्योंकि केमिकल की वजह से ना, केमी ऑस्मोसिस। और यहां पर जब प्रोटॉन निकलेगा, यहां पर प्रोटॉन जब आता है तो प्रोटॉन किस ग्रेडियंट से आ रहा है? हाई कंसंट्रेशन ग्रेडियंट से लो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की तरफ आ रहा है। इस वजह से ये मूविंग प्रोटॉन जो है वो क्या करता है? ADP से ATP बनाता है और इसके साथ इनऑर्गेनिक फास्फेट अटैच होता है। और फिर दूसरी बात इस पे बड़ी इंटरेस्टिंग है कि सर NADPH क्या करेगा? ये देखिए, ये आ गया NADP प्लस, और ये क्या पड़ेगा? इलेक्ट्रॉन इसमें आएगा और फिर हम इसको इस तरह से लिखते हैं कि NADP और ये वाला एक H हम लगा देते हैं। इसका मतलब होता है एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन। ये है हमारे पास केमियो ऑस्मोसिस जो कि मेम्ब्रेन के साथ है। किसके साथ है बेटे? मेम्ब्रेन के साथ है। जी एहसान जी बेटे बोले। सर मेरा यही क्वेश्चन था कि ये जो फोटोफॉस्फोराइलेशन है ये अब हम कहेंगे ना स्ट्रोमा में हो रही है, ये हम ये तो नहीं कहेंगे ना थैलाकॉइड मेम्ब्रेन में हो रही है? बेटे क्या हो गया है? ये अगर किसके साथ है चाहिए सर ये तो है बस, अगर ये स्ट्रक्चर नहीं होगा, अगर ये स्ट्रक्चर नहीं होगा तो बेटे फास्फोराइलेशन हो सकती है? नहीं हो सकती। ये होगा? नहीं हो सकती। हम ये कहते हैं कि फास्फोराइलेशन जो इन्वॉल्व है ना उसमें मेम्ब्रेन इन्वॉल्व है और इसकी जो प्रोडक्ट है वो एक्चुअली स्ट्रोमा में एब्जॉर्ब होती है क्योंकि स्ट्रोमा में ये दोनों जो है वो कैल्विन साइकिल में चलेंगे। ठीक है सर जैसे एक एमसीक्यू था कि जो ये केमियोस्मोसिस के दौरान जो ग्रेडियंट ऑफ प्रोटॉन होता है ये ग्रेडियंट ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है? बेटे ये ग्रेडियंट ऑफ प्रोटॉन होगा। सर इसका आंसर कीट्स में ग्रेडियंट ऑफ इलेक्ट्रॉन लगाया हुआ था। नहीं जी, वो गलत लगा हुआ है। और सर ये जो और हमारी बुक में है कि जो साइटोक्रोम में जो जब इलेक्ट्रॉन पास करता है एटीपी जब प्रोड्यूस होती है, लेकिन यहाँ तो सिर्फ वो पंप करेगा। साइटोक्रोम है, देखिए मेरी बात, यहाँ पे एटीपी प्रोड्यूस नहीं होती, वो दिखा दिया उसने। एक्चुअली इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन ग्रेडियंट बनता है, प्रोटॉन ग्रेडियंट बनता है, प्रोटॉन ग्रेडियंट बनेगा और इसकी वजह से अगर ये ग्रेडियंट मेंटेन नहीं ना कर पाएगा, याद रखिएगा ये कभी भी वर्किंग नहीं हो पाएगी। ये मैंने दूर बनाई है, एक्चुअली साथ ही होते हैं। सही। तो सर ये जो इसकी कैप है एटीपी सिंथेज की, ये तो हमारे पास स्ट्रोमा में है ना, तो जो स्ट्रोमा की तरफ है, स्ट्रोमा में नहीं है, स्ट्रोमा की तरफ है। हाँ जी, की तरफ है। तो इसकी जो कैप वो तो स्ट्रोमा में रहेगी, उसका ऊपर वाला हिस्सा थैलाकॉइड मेम्ब्रेन में है। तो ये जो एटीपी ऐसा अगर आप चाहते हैं कि आप लोग स्ट्रोमा मानना चाहते हैं, इट्स अप टू यू।
लेकिन अगर आप बेस्ट की तरफ जाएंगे डेट विल बी, क्योंकि 2020 में ये एमसीक्यूज भी था कि फोटो फॉस्फोराइलेशन जो है वो किसके साथ इन्वॉल्व है, तो उसमें स्ट्रोमा भी ऑप्शन थी और ग्रेना भी ऑप्शन थी, तो बेस्ट वेरिफिकेशन जो है वो ग्रेना है। इसको आप लोग फोटो फॉस्फोराइलेशन की जो डायग्राम है उसके नीचे भी पढ़ सकते हैं। ओके हो गया It's सर। up to you. फिर हम रेस्पिरेशन में भी क्रिस्टी नहीं कहेंगे, फिर सॉरी क्रिस्टी ही कहेंगे हम उधर, फिर उधर नहीं, हम मैट्रिक्स नहीं कहेंगे उधर भी। बेटे रेस्पिरेशन का सारी बात है एटीपी सिंथेसिस क्रिस्टी में मौजूद है, ठीक है। तो हम कहते हैं अगर फॉर एग्जांपल इनर मेम्ब्रेन, तो पहले अगर इनर मेम्ब्रेन होगा, इनर मेम्ब्रेन में कहां है, क्रिस्टी, ठीक है जी। ठीक है, थैंक यू सर। जी मोहम्मद बिलाल साहब जल्दी से बोले बेटे। जी सर, कीमियोसिस को कपलिंग रिएक्शन क्यों कहा जाता है? हाँ जी, कपल्ड और रिएक्शन ये क्यों रिडॉक्स बोलते हैं? हाँ जी, कपल्ड रिएक्शन इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन मूव भी करवा रहा है और प्रोटॉन को पंप भी कर रहा है, इस वजह से कपल्ड रिएक्शन बोलते हैं। और ये प्रोटॉन जो है वो केमियोसिस में इन्वॉल्व भी है, तो इसलिए कपल्ड रिएक्शन है। और सर ये भी लिखा है कि ये रिडॉक्स रिएक्शन है, थोड़ा हाँ, रिडॉक्स ऑक्सीडेशन रिडक्शन होती है, इस वजह से रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। अच्छा बेटे जी बेटे बोले। Sir, my question is not related to this topic, but I have a question that are the nitrogenous bases, are all the diagrams coming? No. So what are the diagrams? Nucleic acid is not included in your syllabus, only RNA is included in your syllabus. So we don't have to memorize the diagrams, any of them? जी बेटे, इसको आपने नहीं करना, आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है। Thank you. अलीना गफ्फार जी बेटे। बेटे मैंने आपका माइक ऑन किया है, काइंडली। सॉरी सर, भूल गया था नीचे करना, सॉरी। कोई बात। नेक्स्ट बेटे शहरियार खान साहब। सर एटीपी सिंथेटेज और F1 पार्टिकल दोनों में क्या फर्क होता है? अच्छा, वेरी गुड क्वेश्चन, भी मैंने पहले भी बताया था। एक्चुअली ये पूरा जो है वो एटीपी सिंथेज है, और इसके दो रीजन हैं, इसको हम बोलते हैं F0 और इसको बोलते हैं F1। बस क्लियर है जी। सुबहात अकमल जी बेटे। सर मैंने ये पूछना था कि जो ओवरऑल मैकेनिज्म होता है वो तो कीमियोस्मोसिस होता है ना, लेकिन इसके नाम हम बस डिफरेंट लेते हैं। मतलब कि फोटोसिंथेसिस में हम इसे कहते हैं फोटोफॉस्फोरिलेशन, और वो जो होती है रेस्पिरेशन उसमें कहते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। होता तो ओवरऑल सेम ही मैकेनिज्म। वो कल मैं इसका एक टेबल बताऊंगा तो वो कल समझ आ जाएगी, आप टाइम नहीं है, कल मैंने ये स्केच बनाना था लेकिन इसमें बड़ा टाइम लग गया जी। जी बेटे। साद वसीम भट्ट साहब जल्दी बोले बेटे। सर जो एटीपी सिंथेज एंजाइम होते हैं वो तो स्टॉक पार्टिकल के हेड में नहीं होते, सिर्फ आपने जो पूरा लेवल कर दिया। बेटे मेरी बात सुने, ये पूरा एटीपी सिंथेज है, इसके दो पॉइंट है F1 F0 F1, ठीक है। और जो इसमें एंजाइम है वो इसकी ऐसे में नॉब लाइक स्ट्रक्चर में होगा जिसको हम F1 पार्टिकल बोलते हैं। ये F1 पार्टिकल जब रोटेट करता है ना विद द हेल्प ऑफ दिस प्रोटॉन आयन, तो तब ये जो है उसकी एनर्जी जो है वो इस इनऑर्गेनिक आयन को एडीपी में फिक्स करने के लिए इन्वॉल्व होती है। नासिर जी बेटे जी।